गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को दासी का हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ आप सभी का स्वागत है। साध संगत जी, आशा करती हूँ कि आज जो साखी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो साखी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, आज सुबह से ही मीना के घर पर बहुत हलचल थी और ये कोई तीज त्योहार का दिन नहीं था। आज मीना के पिताजी शिव प्रकाश ने अपने खेतों में धान की फसल रोपने के लिए बहुत सारे मजदूरों को बुलाया हुआ था और उन मजदूरों के लिए दोपहर का भोजन बनाने की जिम्मेदारी शिव प्रकाश ने अपनी पत्नी कमला को दी थी। मीना की माँ के ऊपर तो जैसे मुसीबत आ पड़ी हो। अब 5-5 बच्चों को संभालना, घर की देख रेख करना ये आसान काम नहीं था और साथ ही साथ 25-30 मजदूरों का खाना बनाना, वो भी अकेले। मीना के पिताजी शिव प्रकाश के पास पुरखों की दी हुई 50 बीघा जमीन थी। घर धन धान्य और संतान से भरा पूरा था। मीना अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मीना की 2 छोटी बहनें और 2 भाई थे। शिव प्रकाश के पास जितनी बड़ी जमीन थी उतना ही बड़ा उनका दिल भी था। यही दरिया दिली कभी कभी शिव प्रकाश की पत्नी यानी मीना की माँ कमला जी पर भारी पड़ जाती थी, जैसे आज पड़ गई थी। बेचारी कमला जी कैसे इतने मजदूरों का खाना बना पाएंगी। वो बार बार गोद में लिए हुए बच्चे को देखकर कहने लगी कि चुप हो जा, नहीं तो बाहर धूप में बिठा दूंगी। मीना अपनी माँ की झुंझलाहट समझ गई। मीना ने तुरंत ही अपने भाई को गोद में लिया और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं पड़ोस वाली काकी को बुला लाती हूँ, वो तुम्हारी खाना बनाने में मदद कर देगी। और मीना पड़ोस से काकी को बुला लाई। काकी की मदद से कमला जी ने सारा खाना तैयार कर लिया। बस अब काम बचा था खाने को खेतों में पहुंचाने का। साथ संगत जी, वैसे तो मीना उम्र में अभी 12 साल की ही थी, लेकिन समझदारी में वो बड़े बड़ों को फेल कर देती थी। मीना की माँ ने खाने का झोला मीना की साइकिल पर रखते हुए कहा कि गिरा तो नहीं दोगी। मीना ने अपनी माँ से कहा कि चिंता मत करो माँ। इतना कहकर साइकिल चलाते हुए मीना खेतों की ओर बढ़ गई। मीना ने खेतों में पहुंचकर अपने पिताजी को आवाज़ लगाई कि खाना आ गया है। शिव प्रकाश ने सभी मजदूरों को बुलाया और कहा कि चलो भैया, खाना खा लो, बाकी का काम बाद में हो जाएगा। सभी मजदूर खाना खाकर बैठे ही थे कि तभी खेतों में दूर से एक आदमी एक पोटली हाथों में लिया आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी पास आया तो शिव प्रकाश ने उस आदमी से कहा कि अरे धनिया, कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। धनिया वहीं पर मीना के पिताजी शिव प्रकाश के पास बैठ गया, जहाँ पर सभी मजदूर बैठे हुए थे। धनिया ने कहा कि क्या बताऊँ मालिक, मैं अपने घर चला गया था। मेरे घर से खबर आई थी कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। मीना के पिता ने कहा कि बताओ, तुम्हारी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? सब ठीक तो है ना? लेकिन धनिया ने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है मालिक। 15 दिन पहले ही मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। धनिया ने एक बच्चे को पोटली से निकाला और कहा कि मेरी पत्नी इस बच्चे को मुझे सौंप गई है। पहली बार सबकी नज़र धनिया के बच्चे पर पड़ी, जिसे सब लोग सामान का थैला समझ रहे थे। पोटली में से एक छोटा सा बच्चा धनिया ने निकाला, जो सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। धनिया ने सभी मजदूरों की तरफ हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि जिसे बच्चे की चाहत हो वो इसे पाल ले। ये कहकर एक पिता अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगा। शिव प्रकाश ने कहा कि धनिया, ये क्या बात हुई? भला अपनी औलाद किसी को दी जाती है क्या? ये कोई चीज़ है
जो तुम ऐसे किसी को भी दे दोगे। तभी धनिया रोते हुए बोला, मैं क्या करूं मालिक, मेरे पास तो भूख से ये बच्चा मर जाएगा। दूसरों के पास कम से कम जिंदा तो रहेगा। अगर मैं इसे पालूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, और अगर काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, और इसे मैं क्या खिलाऊंगा। बेबस पिता गरीबी के आगे हार गया। मीना ने छोटे बच्चे की तरफ प्यार से देखते हुए कहा कि पिताजी, ये बच्चा ले लो, देखो ना कितना प्यारा है, हम इसे पाल लेंगे। हमारे घर में तो गाय भी है, थोड़ा सा दूध हम इस बच्चे को पिला देंगे। मीना जिद पर अड़ गई तो उसके पिता भी उसका कहना टाल नहीं सके। मीना अपने पिता की प्यारी बेटी थी और शिव प्रकाश ने बेटी की बात को मौन स्वीकृति दे दी। मीना ने झट से ही उस बच्चे को धनिया की गोद से लेकर गले से लगा लिया और वो बच्चा मीना के परिवार का सदस्य बन गया। मीना लंबे लंबे कदमों से चलती हुई घर में आ गई। मीना के चारों छोटे भाई बहनों ने उसे घेर लिया और सब पूछने लगे कि दीदी ये कौन है। तो मीना ने कहा कि ये हमारा छोटा भाई है। रसोई घर से बाहर आकर मीना की माँ कमला जी कहने लगी कि छोटा भाई, इसे कहाँ से उठा लाई। तब मीना ने जवाब दिया कि माँ, मैं इसे कहीं से उठाकर नहीं लाई हूँ। और मीना ने खेतों में घटित सारी घटना अपनी माँ को सुना दी। मीना की माँ को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु अपने पति का विरोध करने की क्षमता कमला जी में नहीं थी। मीना उस बच्चे की धाई माँ बन गई। समय से तेल मालिश करना, नहलाना, दूध पिलाना, लोरी सुनाना, ये सब काम मीना को अच्छे से आते थे, क्योंकि वो अपने छोटे भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और अपनी माँ के साथ अपने भाई बहनों को संभालने में माँ की मदद किया करती थी। मीना ने उस बच्चे को नाम दिया छोटू, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था और वो चंद्रमा की तरह दिन रात बढ़ने लगा। उस बच्चे की शरारतें बढ़ती जा रही थी। मीना के बाकी भाई बहन दिन भर उसके आसपास बैठे रहते और उसकी हरकतें देखकर खुश होते रहते। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। छोटू अब 7 साल का हो गया और मीना की उम्र भी विवाह लायक हो गई थी। मीना के पिताजी ने उसके लिए एक सुंदर सा वर तलाश किया। मीना को देखने लड़के वाले आए और मेहमान नवाजी में मीना के पिता शिव प्रकाश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लड़के वालों ने मीना को पसंद कर लिया और मीना की शादी हो गई। 7 फेरे लेकर मीना 7 समुंदर पार विदेश में चली गई। उस दिन छोटू बहुत उदास था, क्योंकि उसकी प्यारी बहन मीना उसे छोड़कर जा रही थी। परंतु छोटू को खुशी भी थी, क्योंकि उसकी बहन मीना खुश थी। छोटू को अब मीना की माँ अनदेखा करने लगी। खाने पीने में तो मीना की माँ छोटू के साथ भेदभाव पहले ही किया करती थी, परंतु मीना उस भेद को मिटा देती थी। मीना अपने हिस्से का खाना भी छोटू को खिला देती थी। अब मीना की शादी के बाद एक दिन घर में जलेबी आई। मीना की माँ ने अपने चारों बच्चों को 2-2 जलेबी दी और छोटू के हाथ पर एक जलेबी रख दी। अब तो ये रोज का काम ही बन गया। साथ संगत जी, मीना की माँ कमला जी की ये हरकत ज़्यादा दिन तक शिव प्रकाश से छुपी नहीं रही। एक दिन की बात है कि कमला जी ने खीर बनाई, अपनी चारों बच्चों को कटोरियों में भर भर कर खीर दी और छोटू की कटोरी में आधा चम्मच खीर डाल दी। ये सब अपने कमरे की खिड़की से शिव प्रकाश जी देख रहे थे। उन्हें बुरा तो बहुत लगा। उनका मन किया कि वो अभी जाकर अपनी पत्नी से पूछें कि वो छोटे से बच्चे के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही हैं। लेकिन शिव प्रकाश अपने घर के माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे। तभी कमला जी एक कटोरी खीर लेकर शिव प्रकाश के कमरे में आई और खीर रख कर चली गई। थोड़ी देर के बाद छोटू अपने पिताजी के कमरे में आया और उनके पैर दबाने लगा। शिव प्रकाश ने छोटू से पूछा कि तुमने खीर खाई, तो छोटू ने हाँ में सिर हिला दिया। शिव प्रकाश जी ने कहा कि मैंने तो नहीं देखा, पेट तो तुम्हारा खाली है। शिव प्रकाश जी ने छोटू के हाथ में अपने हिस्से की खीर की कटोरी रख दी। इसके बाद शिव प्रकाश जी छोटू को हमेशा ही अपने हिस्से से भरपेट खाना खिलाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी मीना से वादा किया था
कि वो मीना के ससुराल जाने के बाद छोटू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अब तो छोटू हमेशा ही अपने पिताजी के साथ रहता, खेतों में उनके साथ काम करवाता। वो परछाई की तरह शिव प्रकाश जी के साथ रहने लगा। 13 साल बीत गए। शिव प्रकाश जी ने मीना के अलावा अपनी 2 और बेटियों का विवाह करके उन्हें भी ससुराल भेज दिया। अब मीना के दोनों भाई भी विवाह लायक हो गए थे। एक दिन की बात है कि दोपहर को जब शिव प्रकाश जी खाना खा रहे थे, तभी मीना का बड़ा भाई अपनी पसंद से शादी करके एक लड़की को घर ले आया। और कुछ दिनों के बाद शिव प्रकाश जी के छोटे बेटे ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। दोनों बेटों ने अपनी पसंद से शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ विवाह रचा लिया। शिव प्रकाश के दोनों ही बेटों ने शिव प्रकाश का गांव में सिर नीचा कर दिया। दोनों लड़कों की बहुएं बहुत तेज थी और वो बहुत जल्दी ही अपना रंग दिखाने लगी। शिव प्रकाश के दोनों बेटे घर पर ही पड़े रहते, क्योंकि वो दोनों कहते थे कि उन्हें धूप से एलर्जी होती है, जबकि छोटू सारा दिन अपने पिता के साथ खेतों की देख रेख करता था। अब छोटू भी जवान हो चुका था। उसने अपनी मेहनत से शिव प्रकाश के घर में 4 चांद लगा दिए। छोटू ने खेतों में इतनी मेहनत की कि ज़मीन सोना उगलने लगी, जिससे कि शिव प्रकाश ने 10 बीघा ज़मीन और खरीद ली। दूसरी तरफ शिव प्रकाश के दोनों बेटे अपने पिता की कमाई पर ऐश कर रहे थे। शिव प्रकाश के लड़कों की पत्नियों ने अपने अपने पति को छोटू और अपने ससुर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सास कमला जी को अपने साथ मिला लिया और उनके दिमाग में गलत बातें भरने लगी। दोनों बहुएं अपनी सास से कहती कि सारी ज़मीन बेचकर हमें शहर में रहना चाहिए। कब तक हम गांव की धूल मिट्टी में गवारों की तरह ज़िंदगी बिताते रहेंगे। हमें अपनी आने वाली संतान को अच्छा भविष्य देना है और उनकी पढ़ाई लिखाई शहर में ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। शिव प्रकाश की पत्नी कमला जी भी अपनी बहुओं की बातों में हाँ मिलाने लगी और उन्होंने कहा कि आज ही मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। शिव प्रकाश जी जब खेतों से लौटे तो कमला एक गिलास पानी लेकर उनके पास पहुंच गई और बहू बेटों की तरफ से अपना संदेश सुनाने लगी और कहने लगी कि हम सभी सोच रहे थे कि क्यों ना गांव की सारी ज़मीन जायदाद बेचकर हम शहर में घर खरीद लें और अच्छी ज़िंदगी बिताएं। साध संगत जी, पहले तो शिव प्रकाश जी चुप बैठे रहे, फिर कहने लगे कि मैं अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब शिव प्रकाश जी का बड़ा बेटा भी कमरे से बाहर आकर माँ पिताजी की बातें सुन रहा था। वो कहने लगा कि पिताजी, माँ क्या गलत कह रही है, हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर आप शहर नहीं जा रहे तो हमें हमारे हिस्से की ज़मीन दे दीजिए। ये सुनकर शिव प्रकाश जी को धक्का लगा और वो खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम्हारे हिस्से की कौन सी ज़मीन, तुमने तो आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया, फिर कौन सा हिस्सा मांग रहे हो। शिव प्रकाश का बेटा अपने पिता की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए कहने लगा कि हमने नहीं कमाई की, परंतु हमारे पूर्वजों की ज़मीन पर हमारा हक है और वो हक हम लेकर ही रहेंगे। अब अपने घर में ऐसा माहौल देखकर शिव प्रकाश जी का दिल टूट गया और वो एकदम से नीचे गिर गए। तभी छोटू ने आगे बढ़कर शिव प्रकाश जी को संभाल लिया। शिव प्रकाश अपने बेटों और अपने पत्नी की हरकतों से गहरे सदमे में चले गए और वो छोटू को लेकर अपने पुराने पुश्तैनी घर में जाकर रहने लगी। साध संगत जी, शिव प्रकाश जी ने वकील को बुलाकर अपने पूर्वजों की ज़मीन दोनों बेटों में बराबर हिस्सों में बांट दी। शिव प्रकाश ने ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी के नाम पर भी कर दिया और छोटू के हिस्से में वो 10 बीघा ज़मीन रख ली, जो छोटू ने अपनी मेहनत से खरीदी थी। इस पर भी शिव प्रकाश के दोनों बेटे बहुत क्रोधित हुए, परंतु उनकी एक ना चली और अपने हिस्से की ज़मीनों को बेचकर दोनों बेटे शहर में रहने लगे। शिव प्रकाश की पत्नी भी अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर अपने बेटों के साथ शहर में चली गई और शिव प्रकाश ने एक अच्छी लड़की से छोटू का विवाह भी करवा दिया। छोटू की पत्नी भी
उसी की तरह ही मेहनती और सर्वगुण संपन्न थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और शिव प्रकाश की भरपूर सेवा करते। धीरे धीरे करके छोटू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर बहुत सारी और ज़मीन खरीद ली। एक दिन की बात है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सूरज छिपते ही गहरा कोहरा छा गया। किसी ने छोटू के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। छोटू की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग महिला ठंड से कांप रही थी। छोटू की पत्नी उस महिला को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने उस महिला को पहले कभी भी गांव में नहीं देखा था। तभी छोटू भी वहां आ गया और कमला जी को देखकर बोला कि माँ, आप यहाँ कैसे? जल्दी से अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। छोटू की पत्नी अंदर से गर्म शॉल ले आई और कमला जी को ओढ़ा दी और उसने चाय बनाई। कमला जी अपने पति शिव प्रकाश जी से नजरें नहीं मिला रही थी। कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। कमला जी ने बताया कि शहर में जब तक बेटों के पास पैसा था तब तक सब सही चल रहा था। दोनों बेटों ने कमला जी के हिस्से का पैसा भी अपने खर्चों को पूरा करने में ले लिया और फिर कमला जी को घर से बाहर निकाल दिया। छोटू की पत्नी ने अपनी सास के आंसू पोंछे। फिर छोटू बोला कि फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना माँ। आप और बाबूजी मेरे पास रहिए और हम दोनों पति पत्नी आपकी भरपूर सेवा करेंगे। हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। कमला अपने पति शिव प्रकाश जी से माफ़ी मांगने लगी। शिव प्रकाश जी ने कहा कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि छोटू से मांगो। तुमने हमेशा से ही इस बच्चे के साथ दोगला व्यवहार किया है और इसने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से भी बढ़कर मान सम्मान दिया। कमला जी ने रोते हुए छोटू और उसकी पत्नी को गले से लगा लिया और कमला जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको पसंद आई होगी। साखी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।